नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनपद सबसे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में वायरल वीडियो की घटना के बाद प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको, प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के शासित राज्यों को भी इसी में मिलाया जा रहा है दोस्तों, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वही दोस्तों, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया नोटिस, सारे कार्यक्रम बंद करके मणिपुर पर हो चर्चा, लेकिन सरकार के लोग भागते दिखाई दिए हैं। बताएंगे इसके बारे में। सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है दोस्तों, और मीडिया में फैलाए जा रहे फेक न्यूज को लेकर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है जवाब। इसके साथ में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कह दिया गया है कि कांग्रेस के खिलाफ ना करे कोई बयानबाजी। बताएंगे दोस्तों कहां से ये जानकारी सामने आ रही है, और राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामले पर होने वाली है बड़ी कार्रवाई। बताएंगे आपको दोस्तों, आज से हो सकता है पेपर लीक बंद। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के ग्वालियर यानी सिंधिया के गढ़ में पहुंच रही है प्रियंका गांधी। होने वाला है मेगा शो, कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तैयारी कर ली है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने वाले नेता का पुराना पोस्ट हो रहा है वायरल। बताएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है दोस्तों। वहीं पर मणिपुर के अंदर हिंसा के मामले को लेकर महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश, हजारों की संख्या में महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया है। साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है दोस्तों। इसी के साथ में राम रहीम को भी पैरोल मिला है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार को सबसे पहले बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, उसके बाद भारतीय सेना को कानून की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में वायरल वीडियो की घटना पर बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सभी मुख्यमंत्री से अपील है कि वह अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करे। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, कानून व्यवस्था कायम करे जहां पर नारी का सम्मान किया जाए। किसी भी गुनाहगार को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है उसको माफ नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे विपक्षी राज्यों के नाम लिए जाने पर ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बात नहीं की। उन्होंने मणिपुर के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन देश को तोड़ा। हम पर हमला करने के लिए किसी बात को दबाया जाए, ये सही नहीं है। आज ये लोग हिंसा और महिलाओं के लूट के सौदागर बन गए हैं। ममता बनर्जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़े किए गए हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 1800 घंटे से अधिक समय की अक्षम्य चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार मणिपुर पर कुल 30 सेकंड की बात की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में शासन की विफलताओं और मानवीय त्रासदी से ध्यान हटाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मणिपुर की घटना को अन्य राज्य, खासकर विपक्षी द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों से तुलना करने की कोशिश की है। यानी जहां पर प्रधानमंत्री को एक स्पेसिफिक बयान मणिपुर के बारे में देना चाहिए था, मणिपुर की इस घटना पर कार्रवाई किस तरीके से होगी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जनरल सेंस में एक बयान दिया है जिसमें और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा शासित राज्यों को भी जोड़ा गया है दोस्तों। और यही प्रधानमंत्री के बयान को कमजोर करता है और इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा, और इस बीच यूथ कांग्रेस की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। दिल्ली के अंदर भाजपा कार्यालय के बाहर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, खासकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर चंद मिनट का बयान दिया। क्या मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीट होने के कारण केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सवाल पूछे गए हैं। साथ साथ दोस्तों, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसी का अब आफ्टर इफेक्ट भी नजर आने लगा है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में संपन्न हुए 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद एक जानकारी दी है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने अपने सोशल मीडिया टीम से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ट्वीट नहीं करने और सामग्री प्रस्तुत नहीं करने और संयमता बरतने के लिए कहा है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कांग्रेस पर हमलों से दूर रहने के निर्देश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं। ताजा आदेश में सोशल मीडिया टीम को निकट भविष्य में कोई भी कांग्रेस विरोधी पोस्ट न डालने के निर्देश जारी किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने नाम न बताने की शर्त में ये दावा किया है। दरअसल दोस्तों, पंजाब और दिल्ली इकाई के नेताओं को खासकर एक स्पेशल मैसेज दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो इंडिया गठबंधन अपने
अंतिम रूप में धीरे धीरे आ रहा है। और दूसरा ये कि मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी की सरकार दिल्ली के अध्यादेश को कानून बदलने की कोशिश करने वाली है। इसको लेकर उन्होंने अध्यादेश को कानून बनाने वाले ड्राफ्ट को लिस्ट भी किया है। जल्द उसे सदनों में पेश किया जा सकता है दोस्तों, और सारे विपक्ष एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ रिश्ते अभी खराब हो। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी क्या रुख अपनाती है। साथ साथ दोस्तों, हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाने और यौन हिंसा के मामले के बाद अब सोशल मीडिया पर और भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर महिलाओं ने एक साथ मैदान में उतरकर चूड़ा चांदपुर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों लोग काले कपड़े पहनकर जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मणिपुर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे कुछ अपराधियों को पकड़ा है। इसके बाद पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जल्द और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर है। मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। सरकार को कार्रवाई के लिए वक्त देंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, यानी जुडिशरी खुद इंटरवीन करेगा, दखल देगा इस मामले पर और सुनिश्चित करेगा कि दोनों महिलाओं को न्याय मिले। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार की विफलताओं को इस मामले पर बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी आज एक बार फिर से कार्रवाई होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि आज सदन की कार्रवाई चल पाएगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक लेटर लिखा गया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को लिखा कि सारे बिजनेस और नोटिस को सस्पेंड करके मणिपुर हिंसा पर सदन में कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसके बाद में डिटेल में जानकारी दी गई है कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग विस्थापित हुए हैं और किस तरीके से महिला विरोधी हिंसाएं हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन को यह लेटर लिखा था दोस्तों, इसे जारी करते हुए जानकारी दी गई है। लेकिन भाजपा के लोग मीडिया में जाकर कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, पार्लियामेंट से भागना चाहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भाजपा का दावा एक और अलग है। और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दिखा दिया है कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति को लेटर लिखकर इस मामले पर चर्चा की मांग की थी। यानी दोस्तों, क्या बीजेपी के लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ साथ राजस्थान में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुटी पड़ी है। बीजेपी अपनी बिखरी हुई सेना को अलग अलग मुद्दों पर एकजुट करने में जुटी हुई है और कई सारे प्रभावशील मुद्दे ढूंढ रही है। बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का मामला, लेकिन भाजपा से ये भी मुद्दा राजस्थान की सरकार छीनने जा रही है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि कल से शुरू हुए राजस्थान विधानसभा सत्र में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन के पटल पर एक कानून पेश कर सकते हैं। इसमें पेपर लीक करवाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि 12 मार्च को ही पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा के कानून को लेकर मुख्यमंत्री से सहमति बन गई थी। मेरा अनशन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का कानून लेकर आया है। कई मौके पर राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले को रोकने के लिए पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कई जगह पेपर लीक हुए थे और इसके बाद अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे ये रुकेगा। सचिन पायलट ने भी सवाल खड़ा किया था। तो अब अशोक गहलोत पनिशमेंट को और ज्यादा सख्त करने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, पूर्व सांसद अतीक अहमद को भारत के संसद के अंदर श्रद्धांजलि दी गई है। लोकसभा के स्पीकर ने शोक पत्र पढ़ा है, जिसके बाद सारे सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और श्रद्धांजलि देने लगे। 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। वही दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली राजभर पार्टी के नेता और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें 20 सितंबर 2020 को उन्होंने लिखा कि सुबह का गुंडा अगर शाम तक बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे गुंडा नहीं देशभक्त कहते हैं। उनके पुराने ट्वीट को लोग शेयर करते हुए निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सुबह का गुंडा अगर शाम तक बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे गुंडा नहीं देशभक्त कहते हैं। ये अरुण राजभर कह रहे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता है और ओपी राजभर के बेटे हैं। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में दूसरी और ग्वालियर की 21 जुलाई को पहली चुनावी सभा होगी। यानी आज चुनावी सभा उनकी होने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर के अंदर सभा को संबोधित करेगा। जानकार कहते हैं कि ये सभा ग्वालियर में कराकर कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि एक तीर से 3 निशाने साधे जाए। ये 3 निशाने कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले पार्टी की कोशिश है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो दलित आबादी की बहुलता वाला क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा की कुल 230 में से 34 सीटें हैं। कुल 29 लोकसभा सीट में से 4 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इस क्षेत्र के अंदर जबरदस्त कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करे। राज्य की कुल आबादी में इस वर्ग की हिस्सेदारी 15% है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका तब लगा था जब 34 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। हालांकि 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर बड़ी जीत हासिल कर ली। 26
सीटें जीत ली और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी इसी परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहती है। ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने वाले नेताओं के साथ जो कांग्रेस का वोट गया है उसको साथ लाने के लिए प्रियंका गांधी की रैली कराई जा रही है। दोस्तों देखते हैं प्रियंका गांधी की आज होने वाली सभा ग्वालियर के अंदर किस तरीके के समीकरण बदलने वाली है। साथ साथ मणिपुर से आ रही एक विभत्स घटना की वीडियो जहां पर एक और चर्चा का विषय है, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस खबर को चलाया गया है। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें मणिपुर के इस मामले को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेट ने इसी द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि द वर्ल्ड टेक नोट्स बट इंडियाज गवर्नमेंट डजंट, शेमफुल। इसके बाद लोगों ने दोस्तों ये भी सवाल खड़ा किया है कि अगर आप लोग इस बात को एनालिसिस करें कि भारत की मीडिया की क्या स्थिति है तो आप इसी मुद्दे से समझ सकते हैं। दरअसल मणिपुर को लेकर दूर दूर तक मीडिया में कहीं चर्चाएं चल नहीं रही और दोस्तों लोगों को जो ये वीडियो मिली है जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा विचलित हुए हैं, वो वीडियो भी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। आप लोग समझ सकते हैं कि देश की मीडिया की क्या स्थिति है। जो जानकारी देश की मीडिया को पहले देना चाहिए वो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है और मणिपुर के मामले पर देश की गोदी मीडिया में कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि देश के लोग हैं मणिपुर के अंदर जो सबसे ज्यादा इसका नुकसान झेल रहे हैं। सरकार को इस मामले पर जरूर और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ। साथ साथ दोस्तों जेल से बाहर बर्थडे पार्टी मनाएगा राम रहीम, 30 दिन की पैरोल मिल गई है। बरनावा डेरे में रहेगा, सिरसा जाने पर रोक लगा दी गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक और मणिपुर के अंदर महिला के विरोध में हुई हिंसा देश के लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, तो दूसरी ओर अब पैरोल पर उस व्यक्ति को बाहर आने का मौका मिला है जिस पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, यानी राम रहीम। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके की स्थिति है उस पर सवाल खड़ा होना पूरी तरीके से लाजमी है। साथ साथ दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है और इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बोली, कहा कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण की बेल का विरोध नहीं किया, ऐसे दिलाएंगे न्याय क्या, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। यानी एक और महिलाओं के विरोध में हो रही हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों के मामले पर जमानत भी दे दी गई है कोर्ट के अंदर। पुलिस ने उस तरीके से विरोध नहीं किया है जैसे विरोध किया जाना चाहिए था। ये जानकारी स्वाति मालीवाल की ओर से दी गई है। साथ साथ एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को छूट देने के खिलाफ दायर रेसलर अंतिम पंघाल और संजीत कलकल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने इस पर WFI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। आज इस पर फिर से एक बार सुनवाई होने वाली है और इससे पहले WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्होंने कुश्ती के अंदर ये प्रथा खत्म कर दी थी लेकिन इसे फिर से लाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों सपा के नेता अखिलेश यादव ने भी मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर के हालात के लिए RSS की नफरत की नीति और भाजपा की वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो बीजेपी की ओर देखने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई करने की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आदेश शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। इस पर सुनवाई की तारीख भी बता दी जाएगी। वहीं दिल्ली के LG की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये कहना कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि भाजपा ने संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए आदेश को बदलने के लिए अध्यादेश पास करवाया था। उसके बाद अब बीजेपी सरकार को जल्दबाजी थी तो उन्होंने अध्यादेश को कानून बनाने का भी फैसला लिया है। मानसून सत्र के अंदर कानून पेश किया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कह दिया गया है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। देखते हैं अगली तारीख कब तय की जाती है और क्या उससे पहले बीजेपी सदन के अंदर कानून बनाने की कोशिश करेगी। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये बात तो तय है कि राजनीति काफी ज्यादा होने वाली है। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर की हिंसा को लेकर कहा कि यह वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरीके की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दे। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों खुद को क्रिकेट का भगवान कहलवाने वाले सचिन तेंदुलकर और सदी के महानायक कहलवाने वाले अमिताभ बच्चन ने अभी तक मणिपुर की शर्मनाक घटना पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि ये दोनों देश के अंदर बड़ी शख्सियत हैं, वो क्यों कोई बयान नहीं दे रहे हैं। सांसद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बोले, कहा इंडिया को ही मणिपुर को बचाना होगा, यानी इंडिया गठबंधन की ओर उनका इशारा था। साथ साथ दोस्तों केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का पार्थिव शरीर उनके क्षेत्र से गुजरा है, जहां से वो काफी चुनाव लड़ा करते थे, लोगों से मिला करते थे। सार्वजनिक दर्शन के लिए हजारों
हजार की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए, बल्कि कहिए कि लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि ओमान चांडी के शरीर को 140 किलोमीटर का सफर करने के लिए 28 घंटे का समय लगा। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की उनकी लोकप्रियता है। लोग हर जगह भरे हुए थे ओमान चांडी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। दरअसल दोस्तों, अमूमन 140 किलोमीटर की यात्रा लोग बहुत कम तो 4 घंटे 3 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन बस से हो रही ये अंतिम यात्रा को 28 घंटे लगे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल की ओमान चांडी जी की लोकप्रियता थी और लोग उन्हें काफी याद भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने स्तर पर सरकार के अंदर बड़े बदलाव किए, लोगों के हितों के कार्य किए, जो आज भी जनता के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा की गड़बड़ी के मामले पर शिवराज सरकार ने लिया फैसला। सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को परीक्षा में हुई गड़बड़ी के आरोप की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है। शिवराज ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा शिवराज ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों, तो ये राजनीति का मुद्दा तो बनने वाला है। देखते हैं प्रियंका गांधी आज इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के शाजापुर के अंदर पूर्व विधायक के शोरूम पर हुई कार्रवाई। बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ साथ सपा समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व एमएलए ने कहा कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। निगोही में बना है विधायक का शोरूम, दुकानें बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे रोशन लाल वर्मा। थाना निगोही के पतराजपुर का ये पूरा मामला है दोस्तों। वहीं पर मणिपुर के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए कवि कुमार विश्वास ने लिखा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। एकदम सटीक बात कही है उन्होंने। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ बीजेपी कांग्रेस की सोच एक जैसी है। बीएसपी के प्रमुख मायावती ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है। सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन की बैठक का दौर चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच हमारी पार्टी पीछे नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। राजस्थान का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी शर्तों पर हम क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बैठक में चंद्रबाबू नायडू दिखाई नहीं दिए थे और अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि टीडीपी कभी भी मुसलमानों के हित के विरोध कोई कार्य नहीं करेगी। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ आ सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब वह ये बयान देकर अपना स्टैंड इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ उनके करीबी होने पर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे और अब टीडीपी चाहती है कि भाजपा से उसका नाम नहीं जोड़ा जाए ताकि मुस्लिम वोट उससे दूर न छटक जाए। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस 29 मेंबर की एक इलेक्शन पैनल के साथ राजस्थान में सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को भी इसका सदस्य बनाया गया है। इलेक्शन कैंपेन के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब देखना यह है कि पार्टी और भी क्या कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ साथ एनडीए के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का विरोध किया है और ऐसे कानून की आवश्यकताओं पर सवाल उठाया है। बता दें कि लॉ कमीशन के सुझाव में अकाली दल ने ड्राफ्ट पर सहमति नहीं जाहिर की है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि संविधान में जिसका प्रावधान नहीं है आखिर उसकी क्या जरूरत है। यह सवाल उन्होंने भाजपा से ही पूछा है। वहीं इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा था कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को यूसीसी को सिरे से खारिज करना होगा। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि बिना कोई ड्राफ्ट सामने रखे लॉ कमीशन धार्मिक संस्थानों से समान नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकता है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 22वें विधि आयोग के सदस्य सचिव को भेजे एक पत्र में कहा है कि एकरूपता को एकता के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। सुखबीर बादल ने अपने खत में लिखा कि भारत विविधता में एकता का एक प्रतीक है। एकरूपता में नहीं, केवल एक सच्चा संघीय ढांचा ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। साथ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 जुलाई से अलग तरीके की बैठकें होने वाली है। एनडीए के सांसद 10 अलग अलग ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे जिसमें सभी सांसद अपने क्षेत्रों को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। साथ ही 2024 के लिए रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। बताया गया है कि 25 जुलाई से ये बैठकें शुरू होने वाली है जिसमें हर दिन 2 अलग अलग रीजन की मीटिंग होगी। पहले उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की बैठक होगी। इसमें इन दोनों रीजन के सांसद मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद रहेंगे जिसे एनडीए की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जो हाल में ही दिल्ली में हुई बैठक में बनाई गई थी। ये बैठक 25 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की पहली बैठक संजीव बालियान और अजय भट्ट को साथ में लाकर की जाने वाली है। दोस्तों, पार्टी की तरफ से महासचिव तरुण चुग और सचिव ऋतुराज सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई है। यानी प्रधानमंत्री इन सभी ग्रुप से बैठकें करने के बाद आगे की रणनीति पर एक बड़ी बैठक बुला सकते हैं। साथ दोस्तों, बुधवार को महाकाल की सवारी में शामिल भक्तों पर थूकने के आरोप में घर पर बुलडोजर चलाया
बताया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन के टंकी चौराहे के पास अदनान नाम के एक शख्स के घर पर भक्तों के ऊपर कुल्ला और थूकने के आरोप लगाए गए। ये सोमवार की घटना है। भक्तों पर कुल्ला करके थूकने के मामले पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से घर को ही ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, इस मामले पर अब काजी ने कहा कि नाबालिगों पर थूकने का आरोप लगाना सरासर गलत है। वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि थूका गया है। पुलिस ने जबरन मकान तोड़ा है। धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर सभी के सभी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बार बार बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज मेला ग्राउंड पहुंचने वाली है। 11:30 बजे के आसपास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। 12 बजे एक रैली को संबोधित करते दिखाई देंगे। देखते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें सब दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, मातरम।